हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने लास्ट लेक्चर पर। ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 10 और इसके बाद हमारी टोटल जो हिस्ट्री है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड टेस्ट सीरीज वो खत्म हो जाएगी और इसके बाद हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी है हमारी सीरीज तो आप पूरी सीरीज को देख सकते हो, अदरवाइज आप लास्ट लेक्चर पे आ चुके होंगे और आपने लगभग 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। और ये आ जाता है हमारा 10th लेक्चर, और जिसमें आपको मतलब अगर आप ये टेस्ट सीरीज भी कर लेते हो ना तो आपको लगभग 500 क्वेश्चंस केवल टेस्ट सीरीज से, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर वो भी कर लेते हो तो कम से कम आपके 1000 के आसपास क्वेश्चंस जो हैं वो तो आपके किससे हो जाएंगे, केवल और केवल हिस्ट्री से आप कंप्लीट कर लोगे। और उसके बाद जब आप बुक पढ़ोगे तो आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो अनदर लेवल पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, और अपने ग्रुप में भी चैनल को शेयर करो। ठीक है, वीडियो को शेयर किया करो ताकि और बच्चों को भी पता चले और वो भी इस वीडियो का जो बेनिफिट है वो ले सकें। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। तो आ जाते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब 3rd जून प्लान। 3rd जून प्लान किसको बोला जाता है? प्लान बाय HSRA टू बॉम्ब द लेजिस्लेटिव असेंबली, प्लान टू एग्जीक्यूट द डायरेक्ट एक्शन डे ऑफ मुस्लिम लीग, प्लान टू लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट, और प्लान फॉर डिवीजन ऑफ ब्रिटिश रूल्ड इंडिया इनटू 2 कंट्रीज। देखो, तो 3rd जून प्लान क्या है? 3rd जून प्लान है प्लान फॉर डिवीजन ऑफ ब्रिटिश रूल्ड इंडिया इनटू 2 कंट्रीज। इसी को माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। इसी को कौन सा प्लान भी बोलते हैं? माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। और इसको कौन सा प्लान बोलते हैं? ये लास्ट प्लान था ब्रिटिशर्स का टू एग्जिट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, यही लॉर्ड माउंटबेटन ने अनाउंस किया था ब्रिटिश इंडिया को पार्टीशन करने के लिए 2 इंडिपेंडेंट नेशन में, मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये हो गया हमारा 3rd जून प्लान। 3rd जून प्लान क्या था तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्या बोलता है, यूनाइटेड इन साइंस 2021 एक मल्टी ऑर्गेनाइजेशन हाई लेवल कंपाइलेशन है लेटेस्ट क्लाइमेट साइंस इंफॉर्मेशन का। तो ये यूनाइटेड इन साइंस 2021 जो ये कंपाइलेशन है ये किसने रिलीज किया है? ये रिलीज किसने किया है? ठीक है, तो ये रिलीज किया है किसने? वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, किसने रिलीज किया है? ये किया है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया है। और किसके बिहाफ पे किया है? बिहाफ पे किया है UN सेक्रेटरी जनरल। किसके बिहाफ पे किया है? UN सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, और एक और चीज़ की इसमें इनपुट कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, मतलब जो डेटा है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है? वो UNEP से भी लिया गया है, वो IPCC से भी लिया गया है, WHO से लिया गया है। ठीक है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट से भी डेटा लिया गया है, मेट ऑफिस जो है यूके का, मेट ऑफिस जो है यूके का वहाँ से भी डेटा लिया गया है। उसके अलावा वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम, वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम वहाँ से भी डेटा लिया गया है। डेटा यहाँ से लिया गया। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये यूनाइटेड इन साइंस 2021 एक मल्टी ऑर्गेनाइजेशन हाई लेवल कंपाइलेशन निकाली है। ठीक है, तो याद रखना, यूनाइटेड इन साइंस 2021 कंपाइलेशन किसने निकाली है? वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 उसका वो हो जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रोल एक्ट अलाउड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट टू बी इम्प्रिजन विदाउट ट्रायल। देखो, रोल एक्ट में क्या था? एक्टिविस्ट इम्प्रिजन हो जाते थे विदाउट ट्रायल। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट की। यस, वहाँ पे क्या हो जाते थे? इम्प्रिजन हो जाते थे बिना ट्रायल के। सेकेंड है, मोहम्मद अली जिन्ना रिजाइंड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोल्ट एक्ट। मोहम्मद अली जिन्ना ने रिजाइन कर दिया प्रोटेस्ट में अगेंस्ट द रोल्ट एक्ट, रोल्ट एक्ट के अगेंस्ट में। क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने रिजाइन किया था? तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भी रिजाइन किया था प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में। और थर्ड, रोल्ट एक्ट वाज रिपील्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के टाइम पे जो रोल्ट एक्ट है वो हटाया गया था। देखो, जो रोल्ट एक्ट है ना वो हटाया गया था 1922 में। कब हटाया गया था? 1922 में हटाया गया था। और उस टाइम पे मैंने कल ही बताया था कि 21 से 26 तक, मतलब 1921 से 26 तक एक वॉइसरॉय थे जिनका नाम था लॉर्ड रीडिंग, वो बने थे।
ठीक है, लॉर्ड रीडिंग बने थे, तो इरविन के टाइम पे नहीं, वो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे हटाया गया था। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई, थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई, और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी। इस जो रोलेट एक्ट है, इसको दूसरा नाम क्या था इसका, एनआरकेएल रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। दूसरा नाम क्या था इस रोलेट एक्ट का, एनआरकेएल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। ठीक है, इस एक्ट का, रोलेट एक्ट को दूसरा ये नाम भी दिया जाता है। महात्मा गांधी ने, देखो एक और क्वेश्चन आया था हमारा, मतलब जब हम करवा रहे थे कि महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह सभा बिठाई थी, सत्याग्रह सभा, ठीक है, सत्याग्रह सभा का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई थी, देखो उस क्वेश्चन में बोला गया था कि उन्होंने वो जो था ना जलियांवाला बाग मैसाकर के बाद बनाई थी, लेकिन उसमें ये स्टेटमेंट रॉन्ग थी कि क्यों, क्योंकि गांधी जी ने जो ये सत्याग्रह सभा बनाई थी ये किसके अगेंस्ट बनाई थी, ये रोलेट एक्ट के अगेंस्ट बनाई थी। कब बनाई थी, 1919 में बनाई थी, और कहाँ पे बनाई थी, बॉम्बे में बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी ये ऑर्गेनाइजेशन, गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई थी 1919 में बनाई थी, बॉम्बे में बनाई थी, और अगेंस्ट रोलेट एक्ट बनाई थी। इस रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में ही उन्होंने बनाई थी। और गांधी जी ने तो अपना जो टाइटल था केसरे हिंद का, वो भी क्या कर दिया था, वो कर दिया था, रिटर्न कर दिया था, क्या, केसर हिंद, केसर ए हिंद का टाइटल भी इन्होंने वो कर दिया था, वापस कर दिया था गांधी जी ने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोलेट एक्ट के बारे में। फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। रिसेंटली स्टेट ऑफ वर्ल्ड ट्रीज 2021 रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय स्टेट ऑफ वर्ल्ड ट्रीज 2021। ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है, तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है, ये रिलीज की है बोटेनिकल गार्डन कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। और जो ये बोटेनिकल गार्डन कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, ये कब बनी है, ये 1987 में बनी है। और ये इंडिपेंडेंट यूके की चैरिटीज है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, यूके की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है और यूके की है, यूके में बनी है। ये मेनली बोटेनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड जो है उनको लिंक करना है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ प्लांट कंजर्वेशन से, उसके लिए ये बनी है। मतलब बोटेनिकल गार्डन को हमें प्लांट कंजर्वेशन से, ये बोटेनिकल गार्डन को प्लांट कंजर्वेशन से कनेक्ट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है इंटरनेशनल लेवल पर, यूके में बनी थी 1987 में। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड ट्रीज, वर्ल्ड के ट्रीज का मतलब स्टेट्स कैसी है, तो बोटेनिकल गार्डन कंजर्वेशन इंटरनेशनल, इसलिए ये बनी थी बोटेनिकल गार्डन कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। Which of the following representative attended all three round table conferences? सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस किसने ज्वाइन की थी, सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस किसने ज्वाइन की थी। देखो सबसे पहले है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर तो बिल्कुल इन्होंने तो सारी ही जो थी वो सारी ही जितनी भी थी वो सारी ज्वाइन की थी। ठीक है, और तेज बहादुर सप्रू ने भी ज्वाइन की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने फर्स्ट टू ज्वाइन की थी, याद रखना, फर्स्ट टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी ना वो मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन की थी, इन्होंने थर्ड नहीं की थी, इन्होंने थर्ड नहीं की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमारा आंसर आ जाता है क्या, बी। ठीक है, कि मोहम्मद अली जिन्ना ने केवल और केवल पहली दो ज्वाइन की थी, थर्ड वाली ज्वाइन नहीं की थी। भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने सारी ज्वाइन की थी। ठीक है, और एक और चीज़, एक ऐसी महिला, मतलब ऐसी वुमेन जिसने हर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी, क्या उनका नाम है, यस उनका नाम भी है, उनका नाम है बेगम जहां नारा शाहनवाज। ठीक है, बेगम जहां नारा शाहनवाज ये थी जिन्होंने हर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी, पहली वुमेन थी ये। उसके बाद जो सरोजनी नायडू थी उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी। सरोजिनी नायडू ने क्या की थी, सेकंड वाली ज्वाइन की थी। जो गांधी ने ज्वाइन की थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वही सरोजिनी नायडू ने भी ज्वाइन की थी। उसके बाद है कि
राधाबाई सुब्बारायन, ठीक है, राधाबाई सुब्बारायन, ये एक लेडी थी। इन्होंने फर्स्ट 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी, फर्स्ट 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्होंने ज्वाइन की थी। वुमेन के बारे में अब की बार कर लेना, ठीक है, क्योंकि वुमेन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वुमेन से कुछ भी प्री में, ठीक है। तो याद रखना, सरोजनी नायडू ने सेकंड वाली ज्वाइन की थी, राधाबाई साराभाई ने फर्स्ट 2 ज्वाइन की थी, और ये बेगम जहनारा शहनवाज ने सारी राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वो ज्वाइन की थी, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने फर्स्ट 2 की थी, भीमराव अम्बेडकर ने सारी की थी, और तेज बहादुर सप्रू ने भी सारी की थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। रॉयल इंडियन नेवी, अभी क्वेश्चन भी आया था 3 उनका, म्यूटिनी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी से। किस में आया है ये? प्री में आया है, ठीक है, अभी 2021 के क्वेश्चन में आया है। तो द म्यूटिनी स्टार्टेड विद द प्रोटेस्ट ऑफ नेवल रेटिंग ऑफ HIMS तलवार एट बॉम्बे हार्बर। जो ये प्रोटेस्ट हुआ ये यहीं से शुरू हुआ, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यहीं से शुरू हुआ। इट डिमांडेड द विड्रॉल ऑफ इंडियन सोल्जर्स फ्रॉम इंडोनेशिया। यस, ये डिमांड भी कर रहे थे कि वहाँ से निकालना चाहिए। HMIS हिंदुस्तान एट कराची हार्बर अपोज द म्यूटिनी टू पेव द वे फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। HMIS हिंदुस्तान जो थी कराची हार्बर, कराची में पहले सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट था, सबसे पहले तो बॉम्बे में चल रहा था, और उसके बाद जो था वो कराची में ही चल रहा था, उन्होंने अपोज नहीं किया था, वो भी म्यूटिनी में थे। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। अगर हमारी थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है सी, ठीक है, क्योंकि कराची के थे जो, वो भी थे इसमें। कराची वॉज द मेजर सेंटर आफ्टर मुंबई, ठीक है। और HMIS तलवार से एक अरेस्ट भी हुए थे जिनका नाम था BC दत्त, ठीक है, BC दत्त थे जिनका जो अरेस्ट हुआ था वो HMIS तलवार से हुआ था। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन के बारे में बताना है। क्रिप्स मिशन के बारे में क्या स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब एक चीज़ रॉन्ग दे रखी है इसमें क्रिप्स मिशन के बारे में। इट प्रपोज्ड ए प्लान फॉर कंस्टिट्यूएंट असेंबली, इन्होंने एक प्लान प्रपोज किया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए क्रिप्स मिशन ने। सेकंड है, इट प्रोवाइडेड दैट द इंडियन यूनियन वुड बी फ्री टू डिसाइड इट्स रिलेशन विद द कॉमनवेल्थ एंड फ्री टू पार्टिसिपेट इन यूएन में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्री रहेगी। तो यस, ये भी किया था इन्होंने, ये भी किया था। इट प्रपोज सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रोविंसेस अनविलिंग टू ज्वाइन द इंडियन डोमिनियन, बिल्कुल डोमिनियन स्टेटस की इन्होंने बात की थी इंडिया के। इट प्रोवाइडेड द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू द मुस्लिम्स एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये इन्होंने नहीं बोला था, ठीक है, ये इन्होंने नहीं बोला था। अनइक्विवोकली पाकिस्तान को इन्होंने कंसीड नहीं किया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। किसके बारे में? क्रिप्स मिशन के बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। होम रूल लीग के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है जो कि एनी बेसेंट का था। जो किसका था? एनी बेसेंट जी का था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखना है। फर्स्ट है, अनलाइक तिलक्स पैन इंडिया होम रूल लीग, एनी बेसेंट्स लीग हैड ब्रांचेस कन्फाइंड टू बॉम्बे। देखो, मैंने जो प्रीवियस टेस्ट सीरीज है उसी में बताया था कि जो तिलक की जो होम रूल लीग थी वो बॉम्बे तक कन्फाइंड थी, और जो एनी बेसेंट जी की थी वो कहाँ थी? पूरे इंडिया में उसकी ब्रांचेस थी। तो ये स्टेटमेंट क्या दे रखी है? बिल्कुल रॉन्ग दे रखी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब अपोजिट दे रखी है। तो तिलक की जो थी उसकी ब्रांचेस बॉम्बे के आसपास थी, और जो एनी बेसेंट जी की थी उसकी ब्रांचेस ऑल इंडिया में थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग। सेकंड है कि इट हैड जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी एज इट्स मेंबर्स। तो यस, ये बात थी कि मोहम्मद अली जिन्ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उनमें मेंबर थे, ये स्टेटमेंट ठीक है। तो अब हमें क्या बताना, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, गलत बतानी है। तो गलत तो ए स्टेटमेंट ही है, तो आंसर हमारा क्या आ गया? ए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू प्रपोजल मेड बाय सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। मतलब राजगोपालाचारी जी ने जो फॉर्मूला बताया था उसके रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ठीक है, नहीं है बतानी है। और जो राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया था ये कब आया था? मार्च 1944 में आया था। कब आया था? 1944 में आया था, मार्च में।
तो सबसे पहले है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब और जो अदर 3 स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट होंगी। सबसे पहले मुस्लिम लीग टू कोऑपरेट विद कांग्रेस इन फॉर्मिंग द प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर ट्रांजिशन पीरियड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये उसमें थी कि राजगोपालाचारी ने बोला था। सेकंड है द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया टू वोट इन प्लेबिसाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट सॉवरेन स्टेट, उन्होंने बोला कि सेपरेट सॉवरेन स्टेट को बनाने के लिए वो वोट करेंगी। देखो सेपरेट सॉवरेन स्टेट बनाने के लिए कोऑपरेट की बात नहीं की थी, लीग ने इमीडिएटली सपोर्ट करने को बोला था। उन्होंने बोला था कि राजगोपालाचारी ने कि जो लीग है उसको इमीडिएटली सपोर्ट करना चाहिए इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए और इंटरिम गवर्नमेंट में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना कि एक सॉवरेन स्टेट के लिए उन्हें वो करना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये उन्होंने नहीं बोली थी। सी है द एग्रीमेंट फॉर डिफेंस कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स टू बी मेड इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन, इन केस ऑफ पार्टीशन कॉमन सेंटर होगा ये। ठीक है, ये क्या होगा, कॉमन सेंटर होंगे, क्या क्या, डिफेंस कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स कॉमन होंगे और पार्टीशन अगर होगा भी तो ये बिल्कुल उन्होंने बोला था। और कांग्रेस डिमांडेड फॉर इंडिपेंडेंस मस्ट बी इंडोर्स्ड बाय मुस्लिम लीग, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी इन्होंने बोला था। ठीक है, और वॉर के बाद जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं उनको क्या करना था, राइट टू सेल्फ डिटरमाइन, उनको सेल्फ डिटरमाइन करना था। ठीक है, तो ये आ गया सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। और उसके बाद हमारा आया था कौन सा, देसाई लियाकत पैक्ट, जो हम पहले ही कर चुके हैं। और देसाई लियाकत पैक्ट के बाद आया हमारा वेवल प्लान। ठीक है, उसके बाद आया हमारा वेवल प्लान 45 में, और वेवल प्लान को ही शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, इसके नाम से शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको याद रखना, वेवल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, देसाई लियाकत पैक्ट, और उससे पहले क्या था, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो 1944 में आया था। ठीक है, और ये जो था, ये जो प्रपोजल था, ये जिन्ना ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो क्या चाहते थे, 2 नेशन थ्योरी ही चाहते थे वो। ठीक है, 2 नेशन ही बनाना चाहते थे, इसलिए जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्शंस ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आफ्टर दे फॉर्म द पॉपुलर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन 1934। 1934 के बाद के एक्शंस के बारे में बताना है। सबसे पहले है दे रिड्यूस द सैलरी ऑफ मिनिस्टर टू ए नॉमिनल अमाउंट ऑफ 1 रुपी, उन्होंने 1 रुपी कर दी थी उनकी मिनिस्टर्स की सैलरी, नहीं उन्होंने कितनी कर दी थी, 2000 थी पहले उनकी सैलरी, और फिर उन्होंने कितनी कर दी थी, 500 रुपये कर दी थी। ठीक है, याद रखना 2000 थी और उन्हें कितनी थी, 500 पर मंथ कर दी थी सैलरी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रिड्यूस हो गई, गलत हो गई, मतलब कि 1 रुपये नहीं की थी उन्होंने। सेकंड है कि देखो 1 गलत होते ही तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया सी, मतलब मिनिस्ट्रीज ऑफ यूपी एंड बिहार रिजाइन ऑन द इशू ऑफ रिलीजिंग पॉलिटिकल प्रिजनर, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूपी एंड प्रोविंसेस ने रिजाइन कर दिया था। और बैन ऑन कम्युनिस्ट पार्टी वाज लिफ्टेड, कम्युनिस्ट पार्टी पे जो बैन था वो लिफ्ट कर दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, ये बैन रिमूव नहीं हुआ था, क्योंकि इसको केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिमूव कर सकती थी। ठीक है, कांग्रेस मिनिस्ट्री नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कंसल्टेटिव बॉडी टू डिस्कस मैटर रिलेटेड टू प्रिंसली स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है ये किसके कहने पे बैठी थी, किसके कहने पे बैठी थी, ये बैठी थी मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स। मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स कब, 1921 में। ठीक है, 1921 में मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स के कहने पे ये बैठी थी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, एक कंसल्टेटिव बॉडी। ठीक है, याद रखना इस चीज को, किसके कहने पे बॉडी बैठी थी, मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स के कहने पे ये बैठी थी। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 61। आ जाते हैं 62 पे। कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड पीपल एसोसिएटेड विद देम। कौन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी और हमें पर्सन एसोसिएटेड की बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले रामोसी। रामोसी जो विद्रोह था उसमें क्या थे, आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे थे सबसे फेमस बलवंत वासुदेव फाड़के। क्या थे, बलवंत वासुदेव फाड़के। ठीक है, फाड़के ये वाला था, मतलब वासुदेव बलवंत फाड़के थे, मतलब मेन रामोसी पीजेंट में। तो दामोदर चापेकर नहीं थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग। अब या तो सेकंड
सही है या थर्ड सही है? देखो अनुशीलन समिति, देखो सेकंड है कि अनुभव सॉरी क्या है ये, अभिनव भारत। जो अभिनव भारत है वो वीडी सावरकर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी क्योंकि ये क्या है, अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर ने ही बनाया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और कब बना था ये? 1904 में बना था। और रामोसी पीजेंट विद्रोह 1879 में मेनली हुआ था ये। ठीक है, और फिर आ जाती है हमारी अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का क्या है? प्रोमोथा मित्तर। ठीक है, किसने बनाई थी ये? इसने नहीं, प्रोमिता मित्तर। और इसमें और भी मेंबर्स थे जैसे कि जतेंद्र नाथ बैनर्जी और बरिंदर कुमार घोष। बरिंदर कुमार घोष ये भी मेनली इसमें मेंबर थे। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? बी, अभिनव भारत इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। With reference to delegation of financial power to defense services 2021 rules, consider the following statement। इस चीज के बारे में बताना है। delegation of financial powers to defense services 2021 rules। फर्स्ट है, the rules prohibit the hiring of critical equipment like air to air refuelers from short period for short period। ये जो रूल्स हैं ये क्या करते हैं? प्रोहिबिट करते हैं हायरिंग को। नहीं, देखो ये रूल्स प्रोहिबिट नहीं करते हायरिंग को। ठीक है, आप हायर कर सकते हो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स को फॉर शॉर्ट पीरियड। ठीक है, ये चीज याद रखना। फाइनेंशियल पावर टू डिफेंस सर्विसेज 2021 में आप हायर कर सकते हो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स को। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है, द इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर हैव बीन गिवन टू फील्ड फॉर्मेशन बिलो द कमांड लेवल। बिल्कुल, ये इमरजेंसी फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो फील्ड फॉर्मेशन को भी दी गई हैं जो कमांड लेवल से नीचे होती है। और थर्ड है, दिस सीक टू प्रमोट इंडिजिनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू अचीव आत्मनिर्भर भारत। और बिल्कुल ये इंडिजिनाइजेशन को क्या करेगी? प्रमोट करेगी। और ये रूल्स मेनली किसके द्वारा निकाले गए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा निकाले गए हैं। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी और सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है इसमें? बी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में हमें बताना है। कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, ये इन केसों के बारे में भी हम कर चुके हैं। ठीक है, कानपुर बोल्शेविक वो केस। तो सबसे पहले मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नालिनी गुप्ता और ऐसे दंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे ही कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस से एसोसिएटेड है। ठीक है, सारे ही कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस से एसोसिएटेड है। और ये केस कब हुआ था? 1924 में हुआ था। गवर्नमेंट के अगेंस्ट कॉन्स्पायर किया था एम्परर को डिप्राइव करने के लिए, जो भी ब्रिटिश इंडिया में उसकी सोवरेनिटी है उससे। ठीक है, और इंपीरियलिस्टिक ब्रिटेन को टोटली इंडिया से सेपरेट करना था एक वायलेंट रिवॉल्यूशन के थ्रू। इसके थ्रू, वायलेंट रिवॉल्यूशन के थ्रू ये इनका मेन एम था। ठीक है, और यही ऐसा मतलब कॉन्स्पिरेसी केस था जिसमें सबसे पहले जो कम्युनिस्ट थे वो सबसे पहले इसमें आए थे। मतलब कम्युनिस्ट लाइमलाइट में सबसे पहले इसी केस के थ्रू आए थे। और इंडियन पब्लिक को कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म के बारे में इसी मतलब जो कॉन्स्पिरेसी केस है उसी से पता चला था। उसके बाद याद रखना यहाँ पे जो एम.एन. रॉय थे वो एब्सेंट थे। ठीक है, एम.एन. रॉय जो थे वो एब्सेंट थे। और गुलाम हुसैन थे ना, एक थे गुलाम हुसैन भी थे इसमें। गुलाम हुसैन ने क्या किया था? ब्रिटिश इन्फॉर्मर थे। ये ब्रिटिश इन्फॉर्मर थे, इसी ऑर्गेनाइजेशन में थे, लेकिन ये ब्रिटिशर्स को क्या करते थे? इन्फॉर्म करते थे। तो इनको क्या कर दिया था? पार्डन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। और सभी को क्या किया था? जेल में भेज दिया था 4-4 साल के लिए। ठीक है, तो ये कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस में सारे ही मेंबर्स थे। तो इसका आंसर आ जाता है डी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू नेशनलिस्ट एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया की बात करनी है, हमें बतानी है कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले है श्यामजी कृष्ण वर्मा सेटअप द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है क्या बनाई? इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन। उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई लंदन में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई उन्होंने लंदन में। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी चीज है मैडम भिखाजी कामा ऑपरेटेड फ्रॉम पेरिस एंड ब्रॉट आउट द जर्नल वंदे मातरम। जो मैडम भिखाजी
निकामा है वो क्या उन्होंने पेरिस से ऑपरेट किया और जर्नल निकाली वंदे मातरम, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस वाज सेटअप बाय सचिन सान्याल, जो बर्लिन कमेटी थी इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए वो 1915 में सेटअप की गई थी, ना कि सचिन सान्याल ने। वो किसने की थी, उसमें मेन थे वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है। कौन थे उसमें, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे। और कौन थे उसमें भूपेंद्र नाथ दत्त थे और लाला हरदयाल भी इसमें एक मेंबर थे जिन्होंने ये शुरू की थी, बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। हैदराबाद के बारे में बताना है, प्रिंसली स्टेट हैदराबाद में पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बारे में बताना है। सबसे पहले कांग्रेस हैड सेटअप हैदराबाद स्टेट कांग्रेस इन लाइन विद हरिपुरा रिजोल्यूशन ऑफ एक्सटेंडिंग फ्रीडम स्ट्रगल टू प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो देखो याद रखना, कांग्रेस, देखो हैदराबाद में एक कांग्रेस तो थी, लेकिन याद रखना हैदराबाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोई भी ब्रांच नहीं थी। उसका नाम था कि मतलब किसी ने किसी ऐसी ब्रांच का नाम कांग्रेस रख रखा था, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोई ब्रांच वहां पे नहीं थी, ठीक है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट उसके बहुत सारे जो कांग्रेस के मेंबर्स थे उनका रिलेशन था उस प्रिंसली स्टेट से, लेकिन वहां पे कोई उनकी ब्रांच नहीं थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग। सेकंड है हैदराबाद स्टेट कांग्रेस वाज बैंड बाय निजाम ऑन ग्राउंड दैट मुस्लिम्स वर इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन इट। बिल्कुल, हैदराबाद स्टेट में जो कांग्रेस थी उसको बैन कर दिया था निजाम ने, क्योंकि मुस्लिम्स उसमें इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड थे। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये निजाम थे ये कौन थे, इनका नाम था उस्मान अली खान। कौन था इन निजाम का नाम, उस्मान अली खान उनका नाम था। और जो निजाम बने थे 1911 में, और कब तक रहे थे, 1948 तक रहे थे, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। साइंस एंड टेक में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के बारे में आपने सुना होगा, तो ये क्या है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेक्शन इवन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल रिकमेंडेटरी डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की सारी आपने रिकमेंडेशंस को फॉलो किया, उसके बाद भी आपको इन्फेक्शन हो गया, उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। मिशन 500 क्या है, मिशन 500 जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है वो क्या है तो वो क्या है, वो है पब्लिक कैंपेन टू सेव द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, मेनली है इसमें जो अराउंड 5000 लेजिस्लेचर्स हैं अक्रॉस द नेशन, उनके कंडक्ट को इन्फ्लुएंस करना। देखा ये 5000 किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पे लेजिस्लेटर्स के लिए यूज हुआ है, लेजिस्लेटर के लिए यूज हुआ है कि उनके कंडक्ट को हमें क्या करना है, इन्फ्लुएंस करना है, उनके इन्फ्लुएंस करना है किसको, कंडक्ट को, ठीक है। तो इसके लिए ये चलाया है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट ने जो बोला था यही था, मिशन 5000। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में बतानी है। सबसे पहले है लियाकत अली खान was representative of Muslim League in Partition Council to oversee the division of assets and personals between India and Pakistan। लियाकत अली खान जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे किसके, मुस्लिम लीग के। जब पार्टीशन काउंसिल बनी, जो एसेट्स और पर्सनल्स डिवाइड हो रहे थे उसमें, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लियाकत अली खान रिप्रेजेंटेटिव थे मुस्लिम लीग के। जेबी कृपलानी वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। जेबी जो कृपलानी थे वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, ये भी बिल्कुल सही है, जेबी कृपलानी उसके क्या थे, प्रेसिडेंट थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर किया जाता है सी, ठीक है। याद रखना कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी, और जब डिवीजन की बात चल रही थी तो लियाकत अली खान ने वहां पे क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था, ये देखने के लिए कि उनको क्या क्या मिल रहा है। फिर आ जाते हैं इंडियन फ्रीडम फाइटर के बारे में। इंडियन फ्रीडम फाइटर फर्स्ट है, ही वॉज फर्स्ट अराइव्ड ऑन नेशनल सीन आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपेंडिचर एट द वेलबाई कमीशन ऑफ 1897 इन इंग्लैंड। मतलब ये किसी के बारे में बताना है कि ये किसने, सो ये सबसे पहले इंडियन सीन आफ्टर क्रॉस एग्जामिनिंग ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपेंडिचर वेलबाई कमीशन में ये आए थे, ठीक है। याद रखना वेलबाई कमीशन में ये के थ्रू ये सबसे पहले पहुंचे थे। सेकंड है, ही ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1889 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, और मॉडरेट विंग के मेन लीडर यही थे, और इन्होंने मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में भी काफी
ज़्यादा की रोल प्ले किया था, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंट्रल और प्रोविंसेस में बढ़नी थी उसमें भी इन्होंने रोल प्ले किया था। तो बताना है कि कौन से यहाँ पे मेंबर की बात चल रही है, ठीक है, कौन से मेंबर की बात कर रही है। तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जितनी भी बातें चली है गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में चल रही है। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में उन्होंने काफ़ी की रोल प्ले किया था। 1889 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, मॉडरेट विंग के लीडर थे, और वेलबाई कमीशन के थ्रू ये गए थे इंग्लैंड। और क्या नाम लेते हैं, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अगर ये बता देते तो बहुत सारे बच्चे कर लेते। 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और 1905 में जो सेशन था उसको बोलते हैं बनारस सेशन, ठीक है, कांग्रेस का बनारस सेशन था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया है, इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी बनाया है। कब? 1905 में ही, ठीक है, इंडियन में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और इन्होंने एक और चीज़ बनाई है, किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। और क्या बनाया है इन्होंने? बनाया रेनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स। रेनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स भी किसने बनाया है? इन्होंने ही बनाया है 1908 में, ठीक है, याद रखना 1908 में उन्होंने बनाया है। उसी के बाद एक हितावदा न्यूज़पेपर है वो भी इन्होंने ही शुरू किया है। हितावदा जो न्यूज़पेपर है वो भी इन्होंने ही शुरू किया है, हितावदा न्यूज़पेपर। और ये महात्मा गांधी जी के क्या थे? पॉलिटिकल गुरु। महात्मा गांधी जी के क्या थे? महात्मा गांधी जी के गुरु थे, ये पॉलिटिकल गुरु, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, ये भी इनके बारे में। हितावदा शुरू की है, और रेनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने शुरू किया 1905 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था उसको प्रिसाइड किया, बनारस सेशन। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी इन्होंने बनाई गोपाल कृष्ण गोखले ने। और 3-4 चीजें इन्होंने बता दी। मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स में थे, मॉडरेट विंग से थे, 1889 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 70 हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, पीरपुर रिपोर्ट के बारे में बताना है। 1938 में ये पीरपुर रिपोर्ट किसकी थी? तो ये किसकी थी? मुस्लिम लीग की रिपोर्ट थी पीरपुर रिपोर्ट। जो भी मुस्लिम्स के ग्रीवेंसेस थे उनको लाइट में लाने के लिए, ठीक है। और जो भी हाँ बस वही था कि मुस्लिम के जो वो थे उनमें लाने के लिए थी पीरपुर रिपोर्ट, उसको बोला जाता है, मुस्लिम के ग्रीवेंसेस को सामने लाने के लिए। फिर आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्ट इनेक्टेड बाय कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द 1935 एक्ट के बारे में बताना है। अंडर द एक्ट द रेसिडुअरी पावर गिवन टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि जो रेसिडुअरी पावर है वो किसको चली जाए? जो है उसको चली जाए, किसको? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। रेसिडुअरी पावर किसके पास थी? सेंटर के पास थी, ठीक है, याद रखना इसको। रेसिडुअरी पावर और सेंटर के पास, या फिर बोल सकते हैं वॉइस रॉय के पास थी, ना कि प्रोविंसेस के पास। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म इन सम ऑफ द प्रोविंसेस। सम कुछ प्रोविंसेस में इन्होंने बाई कैमरलिज्म को लगाया था, ये स्टेटमेंट हमारी सही होगी। उसके बाद है सेकंड, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस। देखो डायरकी जो है ना वो प्रोविंसेस में पहले थी, लेकिन 1935 में क्या किया? प्रोविंसेस से हटा के वो कहाँ पे लगा दी गई? सेंटर में लगा दी गई, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? बी, ठीक है, आंसर क्या आ गया? बी। और जो बाई कैमरलिज्म जो प्रोविंसेस में था वो 6 उसमें था, प्रोविंसेस में जो बाई कैमरलिज्म था वो 6 उसमें था, 6 उसमें लगा दिया गया था। रेसिडुअरी पावर दे दी गई थी वॉइसरॉय को। यहाँ पे फेडरल कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मतलब प्रोवाइड कर दिया गया था, जो कि 1937 में फिर एस्टेब्लिश हुआ था। कौन सा? फेडरल कोर्ट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। वॉयकॉम सत्याग्रह के बारे में बताना है। वॉयकॉम सत्याग्रह कब हुआ था? 1924-25 में हुआ था। कब हुआ था? 1924-25 में हुआ था। सबसे पहले है दी सत्याग्रह वॉज लेड बाय केपी केशव मेनन। केपी केशव मेनन ने इनको लेड किया था। और कहाँ पे था ये? ट्रेवनकोर में था, ट्रेवनकोर में था ये। अगेंस्ट अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो कि हिंदू सोसाइटी में होता था केरला में, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। सेकंड है ड्यूरिंग सत्याग्रह योगाश्रम सभा ऑफ हाईएस्ट ब्राह्मण पास्ड रिजोल्यूशन अगेंस्ट टेंपल एंट्री ऑफ अवर्णास। देखो योगाश्रम सभा बनी थी उस टाइम पे, हाईएस्ट ब्राह्मण की थी, लेकिन वो किसके लिए थी? फॉर ओपनिंग ऑफ टेंपल टू अवर्णास, ठीक है, फॉर ना कि रेस्ट्रिक्शन के लिए, वो किसके लिए थी? उस ओपनिंग के लिए थी। वो चाहते थे कि टेंपल एंट्री ओपन हो अवर्णास के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी कि वो उसके अगेंस्ट थे, नहीं, वो टेंपल जो एंट्री थी वो चाहते थे अवर्णास की भी उसमें टेंपल एंट्री हो। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें क्या है हमारी? करेक्ट है।
तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोलता है, जातीय सरकार के बारे में बताना। जातीय सरकार 1942, ठीक है। सबसे पहले है कि इट वाज इंडिपेंडेंट पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन सतारा महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे पहले तो ये जातीय सरकार जो है ये मिदनापुर बंगाल में थी, सब ठीक है। सबसे पहले तो ये कहाँ पे थी, बंगाल में थी, और 1942 में बनी थी और लास्टेड टिल 1944, ठीक है। 1942 में बनी थी और 44 तक रही थी और बंगाल में थी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी कि ये महाराष्ट्र में थी। इट ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड विद्युत वाहिनी, बिल्कुल एक आर्म्ड विद्युत वाहिनी भी यहाँ पे बनी थी। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग है। ये मेनली इन्होंने रिलीफ वर्क किया, स्कूल वगैरह को ग्रांट्स दिए, ठीक है। ये सारे काम इन्होंने किए। तो आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। हरिपुरा सेशन के बारे में बताना है। सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट बाय डिफीटिंग पट्टाभाई सीतारामैया। देखो सुभाष चंद्र बोस जो था ना 2 सेशंस में प्रेसिडेंट रहे थे, 1938 और 39। हरिपुरा त्रिपुरी, देखो हरिपुरा सेशन में तो वो अनएनुमसली मतलब नॉमिनेट ही हो गए थे, उनको इलेक्शन का सामना नहीं करना पड़ा था, तो वो इलेक्ट नहीं हुए थे। 1939 के इलेक्शन में वो इलेक्ट हुए थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। और सेकंड है कि ए नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेट अप अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी ना वो किसके अंडर बैठी थी, नेहरू के अंडर बैठी थी। किसके अंडर बैठी थी, जवाहरलाल नेहरू के अंडर बैठी थी, फ्री इंडिया के लिए, डेवलपमेंट प्लान को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी कि इनके अंडर बैठी थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, डी आंसर आ जाता है। कोई भी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। अगर आपने अभी तक वीडियो देख ही रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। 28 मंथ्स ऑफ कांग्रेस रूल फ्रॉम 1937 टू 1939 दो इनिशिएटेड मैनी रिफॉर्म्स फॉर वेलफेयर पीपल हैड सर्टेन blemishes on Congress ministerial board. In this context, who among the following was prosecuted by Madras government for making an inflammatory speech in Malabar? In Malabar में inflammatory speech देने के लिए किसको पकड़ लिया गया था, कौन थे जिनको मलाबार में पकड़ लिया गया था, कौन थे वो, यूसुफ मेहरौली थे। याद रखना यूसुफ मेहरौली थे, ये सोशलिस्ट लीडर थे और बॉम्बे के इलेक्टेड मेयर थे। 1942 में इलेक्टेड मेयर बने थे बॉम्बे के। और इन्होंने कुछ कुछ स्लोगन्स भी बनाए थे। याद रखना इन्होंने स्लोगन्स जैसे कि साइमन गो बैक का स्लोगन इन्होंने ही बनाया था, साइमन गो बैक का स्लोगन इन्होंने ही बनाया था। और क्विट इंडिया का जो वो था वो भी इन्होंने बनाया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये दोनों ही इन्होंने बनाए थे यूसुफ मेहरौली ने, ठीक है। तो आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। ही ज्वाइंड अनुशीलन समिति एंड वॉज कॉमरेड ऑफ भगत सिंह। देखो भगत सिंह के कॉमरेड में थे और अनुशीलन समिति उन्होंने ज्वाइन की थी और लास्ट 1929 में वो जिंदा रहे थे। 63 डे लॉन्ग फास्ट के बाद ये मर गए थे। तो सबसे फेमस जो है वो यही है, क्या, जतिन दास, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और सबसे फेमस जतिन दास है जिन्होंने 63 डेज के फास्ट के बाद इनकी डेथ हो गई थी 1929 में, ठीक है। तो आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोलता है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम ये रिसेंटली किसने इंट्रोड्यूस किया है। तो याद रखना ये किसने इंट्रोड्यूस किया, ये किया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स किसने शुरू किया, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। आ जाते हैं 79 पे। विद रेफरेंस टू इंस्पिरेशन फॉर मिशन, इंस्पिरेशन फॉर मिशन जो न्यूज़ में है ये किसके लिए है, तो इट इज़ द फर्स्ट ऑल सिविलियन स्पेस फ्लाइट टू अर्थ ऑर्बिट। बिल्कुल ऑल सिविलियंस की सिविलियन स्पेस फ्लाइट है, ये स्टेटमेंट सही है। इट इज़ लॉन्च्ड बाय नासा, ये नासा ने लॉन्च किया। तो याद रखना लॉन्च किसने किया है, ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है फ्रॉम नासाज कैनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया, ना कि इन्होंने लॉन्च किया। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, ए, इंस्पिरेशन फॉर मिशन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 हमें क्या बोलता है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली रिलीज टू न्यू वेराइटीज ऑफ राइस, पूसा बासमती 1979 एंड पूसा बासमती 1985। तो उसके बारे में हमें बताना है। दे आर द इंडियाज फर्स्ट एवर जेनेटिकली मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस वेराइटीज। तो याद रखना ये जो है ना ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है।
नॉन जीएम क्रॉप्स हैं, याद रखना। ये जो बनाई ना पूसा बासमती 1979 और 1985, ये नॉन जीएम क्रॉप्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नॉन जीएम क्रॉप्स हैं और हर्बिसाइड टॉलरेंट है, राइस की वेराइटीज हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी इसके कारण। सेकंड है दिस वेराइटी कैन सिग्निफिकेंटली सेव वाटर एंड लेबर, वाटर एंड लेबर को ये सेव कर सकती हैं। और ये किसने डेवलप की हैं, IARI ने इनको डेवलप किया, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया, सी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 81 पे। Women played an active role in Indian freedom struggle, especially since beginning of 20th century. In this context, who among the following ran the famous secret Congress radio during the Quit India movement? Quit India movement के दौरान सीक्रेट कांग्रेस रेडियो किसने चलाया था? तो सबसे फेमस वुमेन थी, किसने चलाया था, उषा मेहता ने चलाया था रेडियो। ठीक है, अंडरग्राउंड रेडियो दो अपने एक्टिविस्ट के साथ मिलके उन्होंने चलाया था। दो एक्टिविस्ट और कौन थे इनके साथ थे, एक तो चंद्रकांत बाबू भाई झावेरी और एक थे विट्ठल दास के झावेरी। ठीक है, तो ये दो थे झावेरी नाम के। इनके साथ मिलके जो उषा मेहता थी उन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था। उसका फर्स्ट ब्रॉडकास्ट हुआ था 14 अगस्त 1942 को। 14 अगस्त 1942 को उनका क्या हुआ था, फर्स्ट ब्रॉडकास्ट हुआ था। तो 81 का आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोलता है, In which of the following controversial cases did the British initiate a major crackdown in 1929 and arrested several top labor leaders and communists for so-called conspiracy against King Emperor? अभी थोड़ी देर पहले ही कॉन्स्पिरेसी हुई थी, नहीं वो स्टेटमेंट नहीं है। तो ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी थी 1929 में जिनको पकड़ा गया था, ये कौन सी थी, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। कौन सा था ये, 1929 में मेजर क्रैकडाउन हुआ था और मेनली अरेस्ट कर लिया था टॉप लीडर्स को और कम्युनिस्ट को, सो कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी जो किंग एम्परर की थी उसके लिए। तो ये किसके लिए थी, ये मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में बात चल रही है। ठीक है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, और ये कोर्ट केस चला था और ये डिसाइड कब हुआ था, ये कोर्ट केस 1933 में 1933 में। और वो जो इंडियन वर्किंग क्लास थी उसका काफ़ी ज़्यादा इनको पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस मिला था। और ये मेन क्या थी, कम्युनिज्म को प्रमोट करने के लिए भी थी। इसमें 31 लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। तो देखो कॉन्स्पिरेसी केस क्या ना, बहुत सारे हैं, मतलब जैसे कि बहुत सारे हैं। जैसे कि सबसे पहले नाम आता है, सबसे पहले मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस का, ये आता है मुजफ्फर कॉन्स्पिरेसी केस 1908, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो किया था। फिर आता है हमारा एक और केस आता है, फिर आता है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। कौन सा आता है, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, ये लॉर्ड हार्डिंगे को मारने के लिए था, 1912 में ये आया था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। फिर तीसरा आता है पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस। कौन सा आता है, पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस, ये कब हुआ, 1922-27 में हुआ। फिर आता है कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस, ये 1924 में हमारा हुआ। उसके बाद आता है हमारा काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1927 में जो हुआ था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। कौन सा हुआ था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, ये कब हुआ था, 1927 में हुआ था। उसके बाद मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 में हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ फेमस कॉन्स्पिरेसी केसेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। यूज ऑफ ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टिनोक्सेट, ऑक्टोक्राइलिन, ये किसके लिए यूज होते हैं, ये केमिकल्स किस में यूज होते हैं? तो ये केमिकल्स क्या हैं, कॉस्मेटिक्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। और इनको मतलब शॉर्ट नेम से क्या जाना जाता है, टॉक्सिक ओज, टॉक्सिक ओज के नाम, 3 ओज के नाम से जाना जाता है, 3 ओज के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है, और कॉस्मेटिक्स में ये मेनली यूज होते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। रिसेंटली यूनेस्को ने डिक्लेयर किया वर्ल्ड की 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व अलोंग मूरा द्रावा डैन्यूबे रिवर्स। ठीक है, तो वो बताना कि वो बायोस्फीयर रिजर्व किस किस कंट्री में फैला हुआ। तो जिस कंट्री में ये जो रिवर्स हैं वो फैली हुई हैं, तो कहाँ कहाँ है वो एक बार मैप में जाके देख लेना। ठीक है, कि ये कहाँ पे, ये ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी एंड सर्बिया। ठीक है, ये यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी एंड सर्बिया में है ये बायोस्फीयर रिजर्व। एक बार जाना और मैप में जाके देखना, यूरोप में है ये सारी कंट्रीज। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे।
15 अगस्त 1938 द कांग्रेस मिनिस्टर्स ऑफ यूपी एंड बिहार रिजाइंड ओवर द इशू ऑफ, इन्होंने किसके लिए रिजाइन किया था? अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, किसके लिए रिलाइज मतलब रिजाइन किया था? पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 85 आंसर आ जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। विद रेफरेंस टू रिसेंटली पब्लिश्ड ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे के बारे में हमें बताना है। परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड ओनिंग एसेट इज हायर इन रूरल इंडिया कंपेयर टू अर्बन इंडिया। बिल्कुल, जो हाउस होल्ड ओनिंग एसेट जो रूरल इंडिया के होते हैं वो ज़्यादा होते हैं अर्बन इंडिया से। रूरल इंडिया में लैंड और जो बिल्डिंग है वही टुगेदर 90% से ज़्यादा शेयर बना लेती है उनके एसेट्स का। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, रूरल एरियाज के सर्वे में यही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। द पॉलिसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट हैज बीन फर्स्ट स्टेटेड इन 1920 एट नागपुर सेशन वेयर ए resolution calling upon the prince to grant full responsible government in their state. In this context, consider the following statement regarding Congress policy toward princely state. Congress policy toward princely states के बारे में हमें बताना है कि कांग्रेस की पॉलिसी कैसी थी प्रिंसली स्टेट्स के बारे में। तो रेजिडेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स कुड बिकम मेंबर ऑफ कांग्रेस, बिल्कुल वहाँ के मेंबर्स क्या बन सकते थे? कांग्रेस के मेंबर बन सकते थे। रेजिडेंट्स ऑफ प्रिंसली स्टेट कुड नॉट इनिशिएट पॉलिटिकल एक्टिविटी इन नेम ऑफ कांग्रेस बट कैन डू सो इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। वो कांग्रेस के नाम से कोई एक्टिविटी शुरू नहीं कर सकते थे, बट इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते थे। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट प्रिंसली स्टेट्स के बारे में कांग्रेस के लिए जो थे वो करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 हमारा हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। विद रेफरेंस टू फॉरवर्ड ब्लॉक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में कुछ स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले है इट वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इसको फाउंड किया था, बिल्कुल इन्होंने फाउंड किया था 1939 में। ठीक है, 1939 में द फर्स्ट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ लेफ्ट कंसोलिडेशन कमेटी। पहले ही मीटिंग में लेफ्ट कंसोलिडेशन कमेटी बनने का जो था वो आ गया था इसमें। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि पहले में ही आ गया था लेफ्ट कंसोलिडेशन कमीशन का। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी, कि ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। 1935 में बना सुभाष चंद्र बोस, इसके क्या बने? मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रेसिडेंट बने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इसके क्या बने? प्रेसिडेंट बने। और वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? शार्दुल सिंह कावेश्वर कुछ थे। ठीक है, शार्दुल सिंह क्या बने इसके? शार्दुल सिंह इसके वाइस प्रेसिडेंट बने। ठीक है, वीपी बने। उसके बाद अगर बात करें जनरल सेक्रेटरी की, तो लाल शंकर लाल। ठीक है, लाल शंकर लाल इसके क्या बने? जनरल सेक्रेटरी बने। ठीक है, और फिर 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाया? एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 1940 में क्या बनी? एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस। एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस मतलब उन्होंने क्या की? ऑर्गेनाइज की। कहाँ पे? रामगढ़ बिहार में। कहाँ पे इन्होंने की? एंटी कॉम्प्रोमाइज कमीशन कॉन्फ्रेंस रामगढ़ बिहार में इन्होंने बनाई। 1947 में जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है उसको डिस्क्राइब किया गया ट्रांसफर ऑफ पावर। उसने क्या बोला कि जो ये ट्रांसफर ऑफ पावर की गई है एज ए बोगस ट्रांसफर है। ठीक है, 1947 के ट्रांसफर को इन्होंने बोला था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 जो है वो हमारा हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताना है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हमें क्या करना है? बताना है। सबसे पहले BR अम्बेडकर रिजाइन फ्रॉम द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज लेबर मेंबर इन सपोर्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो याद रखना BR अम्बेडकर ने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, तो ये सपोर्ट में नहीं थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड है कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होते तो हमारा आंसर ही आ गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, तो आंसर आ गया बी। तो BR अम्बेडकर ने सपोर्ट नहीं किया था। द हिंदू लीडर्स VD सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को कंडेम किया था, ये भी सही है। थर्ड है अरुणा आसफ अली एंड सुचेता कृपलानी वर टू वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी। बिल्कुल, अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी दोनों क्या कर रही थी? अंडरग्राउंड एक्टिविटीज कर रही थी, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों ही सही है। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 90 पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग पॉसिबल लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 पॉसिबल। किसने बनाया था? देखो, इस लखनऊ पैक्ट से कौन खुश नहीं थे? मदन मोहन मालवीय खुश नहीं थे, एक चीज ध्यान रखना। बाल गंगाधर तिलक थे, अनी बेसेंट भी थी, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। तो ये हो गए हमारे, ये जो मदन मोहन मालवीय थे वो नहीं थे, ठीक है, तो इसको याद रखना, इन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। जीनोनेट जीनोन 1T एक्सपेरिमेंट किसके लिए है? तो याद रखना, जीनोन 1T एक्सपेरिमेंट किसके लिए है? डार्क मैटर के लिए है। और ये किसने शुरू किया है? इटली ने इसको शुरू किया है, डार्क मैटर को, ठीक है, याद रखना। एक पर आप जाके देखना डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। डार्क एनर्जी मतलब क्या होती है? जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन में हेल्प करती है, रिपेल करवाती है, उसको बोलते हैं डार्क एनर्जी। और जो डार्क मैटर होता है वो क्या करता है? गैलेक्सीज को एक साथ होल्ड करके रखता है, मतलब होल्ड करके रखता है तारों को, सितारों को, ठीक है। तो गैलेक्सीज को जो होल्ड करके रखता है, अट्रैक्ट करवाता है, उसको बोलते हैं डार्क मैटर। डार्क एनर्जी क्या करते हैं? रिपेल करवाती है और यूनिवर्स के एक्सपेंशन में हेल्प करती है। जो डार्क मैटर था ये काफ़ी पहले ही डिस्कवर हो गया था 1920s में, और जो डार्क एनर्जी थी वो बहुत लेट हुई थी, मतलब 1998 में, या मतलब काफ़ी लेट ये हुई थी, 1990s में ये हुई थी डार्क एनर्जी डिस्कवर, ठीक है। और जो भी हम वर्ल्ड देखते हैं वो क्या है? ओनली 5% ऑफ यूनिवर्स है, ठीक है, जो भी हम देखते हैं। तो ये डार्क मैटर के बारे में है, जीनोन 1T एक्सपेरिमेंट जो भी इटली ने शुरू किया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। पेटेंट अमेंडमेंट रूल 2021 के बारे में बताना है। द रूल्स प्रोवाइडेड फॉर 80% रिडक्शन इन फी फॉर पेटेंट फाइलिंग फॉर ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो रूल है इसने ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? 80% रिडक्शन इन फी फॉर पेटेंट फाइलिंग फॉर ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए 80% जो है वो क्या करनी है? फिर रिड्यूस करने हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये किसके अंडर आते हैं? किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आते हैं। ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताना है। फर्स्ट है, ही रोट ओरियन स्टडीज इन एंटिक्स ऑफ वेदा इन विच ही प्रोनाउंस द थीसिस दैट ऋग वेदा वाज कंपोज्ड अर्ली एज 4500 BC। जो ये है इसमें बनी थी, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने एक ओरियन लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने, स्टडीज इन एंटिक्विटी ऑफ वेदास। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, ही रेज स्लोगन फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है, ही रिजेक्टेड दादा भाई नारोजीज इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। नहीं, इन्होंने सपोर्ट किया था। ये मानते थे कि दादा भाई नारोजी की जो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी है वो क्या है? करेक्ट है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। तो 93 का जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है? ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। हमें फ्रीडम फाइटर के बारे में बताना है। ही स्टार्टेड ए न्यूज़पेपर कॉल्ड फ्री हिंदुस्तान। न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया कहाँ पे? वैनकूवर से, नॉर्थ अमेरिका में। और एक वेरी रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट टोन को इन्होंने मतलब अडॉप्ट किया। और इन्होंने क्या को एस्टेब्लिश किया? यूनाइटेड इंडिया हाउस। कहाँ पे? यूएसए में। तो ये किसके बारे में बात चल रही है? तो किसके बारे में बात चल रही है? ये बात चल रही है तारकनाथ दास के बारे में, ठीक है। तारकनाथ दास के बारे में बात चल रही है। फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, यूनाइटेड इंडिया हाउस। और यूनाइटेड इंडिया हाउस कब बना था? 1910 में बना था। जीडी कुमार के साथ मिलके उन्होंने बनाया था। किसके साथ? जीडी कुमार के साथ मिलके उन्होंने ये बनाया था। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 94 हो जाता है ये हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताना है। The government of India under British rule joined the Second World War without consulting Congress or elected members of Central Legislature। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ब्रिटिश रूल के अंडर, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन किया विदाउट कंसल्टिंग कांग्रेस और जो इलेक्टेड मेंबर हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर के, उसके लिए। तो क्या है? बिल्कुल सही है स्टेटमेंट कि यस, कांग्रेस से बिना पीछे पूछे उन्होंने ज्वाइन किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। कांग्रेस डिड नॉट एग्री विद इंडियाज पार्टिसिपेशन इन वॉर इनिशियली बट लेटर सपोर्टेड। नहीं, मतलब कांग्रेस ने उसको नहीं सपोर्ट किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। बॉम्बे मैनिफेस्टो के बारे में बताना है जो 1936 में आया था। क्या? बॉम्बे मैनिफेस्टो 1936 में साइन किया गया था। तो ये किसके लिए था? ठीक है, सबसे पहले है, देखो याद रखना ये किसके लिए था? इट इज़ ए ओपन इंडिकेटमेंट ऑफ नेहरूज प्रीचिंग फॉर सोशलिस्ट आइडियल।
ठीक है, सोशलिस्ट आइडियल को प्रीच करने के मतलब गांधी जी बोल रही हूँ, नेहरू जी के जो सोशलिस्ट आइडियल थे, मेन ओपन इंडिक्टमेंट उनका इसी बॉम्बे मैनिफेस्टो में हुआ था। 21 बॉम्बे के बिजनेसमैन ने इसको साइन किया था। ठीक है, जो क्या कर रहे थे, डीम कर रहे थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो क्या प्रीजुडिशियल है टू पीस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। और ये बॉम्बे मिल ओनर एसोसिएशन ने ही केवल इनको साइन किया था, जो उसके वर्कर्स थे उन्होंने। बॉम्बे मिल ओनर एसोसिएशन जो कौन लीड करते थे, टाटा जिसको लीड करते थे, उन्होंने इसको साइन किया था। और सोशलिस्ट आइडियल जो नेहरू के थे उनका ओपन इंडिक्टमेंट यहीं पे हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखना, बॉम्बे मैनिफेस्टो 1936 में मेन चीज़ क्या थी। आ जाते हैं 97 पे, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के बारे में बात करनी है। द मूवमेंट इनिशियली स्टार्टेड फ्रॉम रूरल एरियाज एंड देन लेटर स्प्रेड टू अर्बन एरियाज। तो देखो याद रखना, ये स्टार्ट कहाँ हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट अर्बन एरियाज से स्टार्ट हुआ था और बाद में कहाँ पे गया था, रूरल एरियाज में गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होते डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया बी। मतलब और सारी स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट है। मतलब पैरेलल गवर्नमेंट्स वर फॉर्म्ड एट वेरियस प्लेसेस, तामलुक, बिल्लिया, सतारा, बिल्कुल ये सारी जगह पे क्या बनी थी, पैरेलल गवर्नमेंट बन गई थी। गवर्नमेंट सक्सीडेड इन क्रशिंग द मूवमेंट ब्रिंगिंग टू इट्स, बिल्कुल गवर्नमेंट जो थी वो मूवमेंट को क्रश करने में सक्सीड रही थी। देयर वर टोटल एब्सेंस ऑफ कम्युनल क्लासेस, ये भी ठीक है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। 1927 में बहुत सारे प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स जो थे वो 4 बेसिक डिमांड के साथ आए थे, जिसको उन्होंने दिल्ली प्रपोजल्स बोला था, ये मैं बता चुकी हूँ। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड्स वर पार्ट ऑफ दिल्ली प्रपोजल, कौन सी जो थी वो दिल्ली प्रपोजल्स का पार्ट थी, वो हमें बताना है। सिंध शुड बी सेपरेट प्रोविंस, बिल्कुल ये पार्ट था। मुस्लिम शुड हैव 50% रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, मुस्लिम्स का जो है वो नहीं, उन्होंने बोला था कि कितना होना चाहिए, 33% रिजर्वेशन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए, ना कि कितना होना चाहिए, 50%। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड देख लो, इन पंजाब एंड बंगाल प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद पॉपुलेशन, बिल्कुल यहाँ उन्होंने बोला था कि पंजाब और बंगाल में जो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, ये भी सही है, ये भी उन्होंने बोला था दिल्ली प्रपोजल्स में। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या आ गया, बी, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। क्या बोलता है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है, हमें क्रोनोलॉजी में लगाने हैं। तो देखो सबसे पहले HRA कब बनती है, 1924 में बनती है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी के आर्म्ड रोबरी कब होती है, 1925 में। और कॉन्स्पिरेसी कब होती है, 27 में। पंजाब नौजवान भारत सभा कब बनती है, 1926 में। और चिटागोंग आर्मरी रेड कब कंडक्ट की जाती है, 1930 में। ठीक है, तो अब आप इसको लगा रखे 24, 25, 26, 30, तो 1, 2, 3, 4 डायरेक्ट ही हो गया। ठीक है, तो ईयर आपको इनके ऐसे याद करने जरूरी हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बताना है। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर रिमिशन ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग द फेलियर ऑफ हार्वेस्ट, ये उसके लिए था, बिल्कुल हार्वेस्ट फेल हो गया था तो उसमें टैक्सेस को रिमिशन के लिए था। गवर्नमेंट As an outcome agreed to suspend the tax for that year and return all confiscated property, बिल्कुल उस साल के लिए उन्होंने टैक्स को माफ कर दिया था और अगले साल के लिए उन्होंने बोला था कि हम टैक्स के रेट को रिड्यूस कर देंगे, मतलब ठीक है टैक्स के रेट को रिड्यूस कर देंगे, बढ़ाने को, और जितनी भी कॉन्फिस्केटेड जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ये भी उन्होंने बोला था। तो खेड़ा सत्याग्रह के बारे में ये चीज़ें करेक्ट हैं। तो सेकंड थर्ड सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया, सी। कब हुआ था, 1918 में हुआ था। तो आज के भी हमारे जो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आपके जो 2 आवर्स के जो लेक्चर्स हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं, तो छोटे, अगर छोटे करवाएंगे तो फिर उसमें जो हमारा कंटेंट होगा वो कम होगा। जैसा कि आज आपने देखा, अगर आपको ऐसे ही लेक्चर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर ऐसे ही फिर लेक्चर बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन कराना और उसमें अगर मैं कुछ ना बताऊँ तब भी आप देखो कि कम से कम आपका 1 घंटा 50 क्वेश्चंस में चला जाता है। ठीक है, और फिर उसमें अगर कुछ ना कराएं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आज मैंने कोशिश की है केवल ये बताने की कि अगर मैं केवल क्वेश्चंस बताती हूँ, कम बताती हूँ, अगर मैं 1 घंटे का अगर लेक्चर बनाने की कोशिश करती हूँ तो आपका कैसे मैं पढ़ा सकती हूँ उसको। ठीक है, तो आपको वो पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि 1 घंटे का ही बनाना है या फिर 1.5 से 2 घंटे के लेक्चर में काफ़ी अच्छे से आपका एक्सप्लेन हो जाता है।
तो वो आपके हाथ में है। और ये लेक्चर वैसे भी मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक्स आए थे वो सारे मैं पहले करवा चुकी हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं ये थोड़े बहुत जो हैं इनके जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो पहले आ चुके हैं, तो इसीलिए आज मैंने इसमें कोशिश की कि मैं 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, और अपने ग्रुप में शेयर करो, ठीक है। तो चलिए इस चैनल को भी काफ़ी बड़ा करो अपनी पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। तो आपका अपना चैनल है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।